नमस्कार बच्चों, आपका स्मार्ट हिस्ट्री पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप कैसे हो? आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? आप पढ़ते रहिए, टाइम टेबल बना लीजिए, अपना पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यूस। आपकी पढ़ाई बोर्ड परीक्षा आने वाली फरवरी में, ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो हम टॉपिक अगला टॉपिक था हमारा विस्थापन अवक्रियाएँ। तो बच्चों, विस्थापन अवक्रियाएँ ऐसी अवक्रियाएँ जो किसी यौगिक के अणु के परमाणु या समूह कोई दूसरे यौगिक के अणु समूह द्वारा क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। उन्हें हम विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। तो हेडिंग लिखो, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी अभिक्रिया किसी यौगिक के अणु के परमाणु अथवा समूह दूसरे परमाणु अथवा समूह द्वारा विस्थापन हो जाना विस्थापन अवक्रिया, उसे विस्थापन अवक्रियाएं कहते हैं। तो बच्चों, विस्थापन अवक्रियाएं वे अवक्रियाएं होती हैं ऐसे यौगिक के अणु समूह दूसरे अणु समूह द्वारा क्या होते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। उन्हें विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जो कॉपर की हम H2SO4 के साथ अवक्रिया कराते हैं, तो कॉपर यह सल्फ्यूरिक तो कॉपर क्या कर देता है? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। यानी हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है। तो कॉपर क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। तो CuSO4 कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, जो हमारी गैस हल्की होती है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। 71% पूरे ब्रह्मांड में पाई जाती है। सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम गैसें होती हैं, इसलिए उसमें नाम की संलयन अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसने क्या कर दिया? कॉपर ने H2 को विस्थापित कर दिया। तुम्हारी क्या है? विस्थापित अभिक्रिया। या F ले लो, H2S4 के साथ करा दो, तो फेरिक सल्फेट बना देगा ये, फेरस सल्फेट, और H2 गैस क्या होगी? ऊपर चली जाएगी। तो फेरिक सल्फ्यूरिक या हाइड्रोजन सल्फेट, फेरस सल्फेट, हाइड्रोजन। तो बच्चों, आपको ये अवक्रिया समझ में आई होगी, इसे नोट कीजिए। तो बच्चों, ये अवक्रिया समझ में आई होगी। अब अगली अवक्रिया आती है हमारी द्विविस्थापित अवक्रिया। तो बच्चों, द्विविस्थापित अवक्रिया वे अवक्रियां होती हैं जो इनके अभिकारों के बीच जो आयन होते हैं उनमें क्या होते हैं? आदान प्रदान होता है। यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? विस्थापित करते हैं। उन्हें द्विविस्थापित अवक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापित बच्चों, द्विविस्थापित अवक्रिया हेडिंग लगाएंगे।
विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिनके अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों इनके फेर सल्फेट की बेरिलियम क्लोराइड के साथ। तो फेरस करेगा बेरिलियम विस्थापित, फेरस सोडियम सल्फेट की बेरिलियम क्लोराइड का अभिक्रिया। तो ये हमारे क्या है, दो अभिकारक हैं। अब अभिकारकों के बीच क्या होगा, आयन होंगे। आयन वे होते हैं जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे Na+ का SO2 -2, तो -2 नीचे आ जाता है तो Na2SO4 बन गया इसका यौगिक का सूत्र। ऐसे बेरिलियम क्लोराइड होता है, इस पे प्लस के 2 चार्ज होता है और Cl पे माइनस होता है, तो 2 नीचे आ जाता है तो BaCl2 हो गया। अब क्या करेगा, एक हमेशा जब यौगिक बनता है, कोई अणु बनता है, तो इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है। तब ये नेगेटिव इससे कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे वाले से कर लेगा रिएक्शन, और इससे कर लेगा, तो बनेगा बेरिलियम सल्फेट और NaCl। अब बच्चों इसे हम संतुलित करेंगे तो Na के अणु कितने हैं इसमें, सोडियम के 2, यहाँ हम 2 कर लेंगे और 2 तो हैं Cl के अणु, तो ये हमारे क्या हो गया, संतुलित हो गया। दूसरी रिएक्शन लिखते हैं हम, NaOH प्लस Cl के साथ अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, नीचे नहीं दिख रहा, हाइड्रोजन क्लोराइड तो ये क्या करेगा, इसे H को विस्थापित कर देगा Na, और OH S से अभिक्रिया कर लेगा, ये इससे करेगा तो ये इससे, तो बनाएगा NaCl प्लस H2। इसे नमक भी बोलते हैं हम, टाटा नमक युक्त नमक होता है। आयोडीन नमक खाना चाहिए हमें। क्यों खाना चाहिए आयोडीन युक्त नमक, कि हमारी जो घेंगा रोग होता है, उसे हम थायराइड ग्रंथि होती है, उसे घेंगा रोग हो जाता है, उससे बचाव के लिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो जो हमारा नमक का होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसे जल हो गया। तो हमारे क्या ये द्विविस्थापित अभिक्रिया होती है बच्चों, क्या होती हैं, द्विविस्थापित अभिक्रिया। जब 2 आयन होते हैं एक दूसरे को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, उन्हें हम द्विविस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। इसे नोट कीजिए। बच्चियों इसके बाद आती है उपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का त्याग होता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चियों नोट कीजिए, उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की वृद्धि हो अथवा हाइड्रोजन का त्याग हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चियों उपचयन अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। इसके एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया या मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया। तो उसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, कॉपर के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया। तो कॉपर डाइऑक्साइड बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। तो हमारे ऑक्सीजन के अणु कितने संतुलित करेंगे, जैसे हम ऑक्सीजन के अणु 2 यहाँ 2 कर लेंगे और कॉपर को 2 कर लेंगे। तो ये कॉपर है हमारा, जिससे हमारी बिजली में काम में यूज करते हैं, तार पार बनाते हैं। ऑक्सीजन जो वायुमंडल हमारी 21% पाई जाती है, ज्वलनशील गैस कहते हैं इसे। एक कॉपर ऑक्साइड, तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो ये हमारी क्या है, उपचयन अभिक्रिया है, या हाइड्रोजन का त्याग हो जाए। तो दूसरी रिएक्शन लेते हैं हम, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा ये, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीज इसी प्रकार हम इसे भी बैलेंस कर लेते हैं। O2 अणु है, ओके 2 कर लेंगे, Mg को 2 कर लेंगे। तो बच्चों ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी, इसे नोट कीजिए। तो बच्चों आपको समझ में आया उपचयन अभिक्रियाएं। अब इसके बाद आती है अपचयन अभिक्रियाएं। तो बच्चों अपचयन अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें उल्टा होता है उपचयन का। उपचयन अभिक्रिया होती है उसका उल्टा होता है। उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, हाइड्रोजन का त्याग हो रहा था। अब लेकिन इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन का त्याग होगा, उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। तो बच्चों अपचयन अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो ता ऑक्सीजन का त्याग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का त्याग होता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया। तो कॉपर क्या हो जाता है, उसमें अलग हो जाता है, उससे बनता है जल। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर तो अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा, त्याग होगा। इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इसमें त्याग हो रहा है। कोई चीज दोनों में से एक हो जाए या दोनों हो जाए तो इसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर बच्चों कॉपर क्या है, कॉपर ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस, ये कॉपर अलग हो जाता है इसमें ऑक्सीजन। तो क्या हो रहा है बच्चों, इसमें देखो कॉपर
ऑक्सीजन यानी कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, इससे हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, कॉपर से ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, जो हाइड्रोजन से जुड़ा है, जो जल बना रहा है। तुम्हारी का अपचयन अभिक्रिया, या हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो अपचयन अभिक्रिया। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया। तो मैग्नीज क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और जल बनाएगा ये। तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीज से ऑक्सीजन का त्याग, ऑक्सीजन का त्याग। तो ये अभिक्रिया कैसी है, अपचयन अभिक्रिया। तो बच्चों इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हमें हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया है। तो बच्चों इसे नोट कीजिए। तो बच्चों इसके बाद आती है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, साथ साथ होती हैं। ऐसी रिएक्शन होगी, बहुत से समीकरण मिलेंगे तुम्हें रिएक्शन में, उसमें क्या होती हैं अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। तुम्हारी क्या होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। उसके एग्जाम्पल जैसे कॉपर ऑक्साइड के साथ हमने हाइड्रोजन की अभिक्रिया है, तो कॉपर ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन का त्याग होगा वो तो हमारी अपचयन अभिक्रिया है, और जब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़े आएगा तो वो तो उपचयन अभिक्रिया है। तो क्या होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होती है, दोनों अभिक्रियाएं उपचयन और अपचयन साथ साथ होती हैं, उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे नोट कराते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ हम रहे, साथ साथ होती हैं, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो कॉपर तो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, इससे बन जाता है जल। तुमने लिखा दिया था कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, और कॉपर अलग हो गया, जल बना गया। तो कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, और इससे ऑक्सीजन, इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जब इसी किसी में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि, उसे बच्चों क्या बोलते हैं, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। और जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है तो उसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, अपचयन, अपचयन। तो एक का एलिमेंट का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और एक साथ साथ एक का हो रहा है अपचयन। तो दोनों अभिक्रिया क्या हो रही है बच्चों, साथ साथ हो रही है। क्योंकि जब कॉपर ऑक्साइड की हमने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया, तो वो तो अपचयन अभिक्रिया है। और जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो उपचयन अभिक्रिया है। तो बच्चों इसे नोट कीजिए। तो बच्चों रिडॉक्स अभिक्रिया के बाद लास्ट टॉपिक बचा है हमारा संचारण। संचारण क्या होता है, जब कोई धातु होती है हमारी, यानी पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में धातु होती हैं, जैसे फेरिक हुई, लोहा हुई, कॉपर, चांदी, सोना, जो भी धातु होती है उस पर क्या होता है, जंग लगने लगती है या उसका रंग चेंज होने लगता है, उन्हें कहते हैं संचारण। तो उस पर क्या आता है, एक परत दूसरी परत चढ़ने लगती है। जब कोई धातु क्या होती है, नमी, अम्ल या भारी चीज़ों से संपर्क में आती हैं
तो उस पर क्या लगना, जंग लगना या उसका नष्ट होना, उसे कहते हैं संचारण। तो संचारण क्या होते हैं, किसे कहते हैं, तो उसे हम लिखाएंगे। बस लास्ट टॉपिक है हमारा ये, लास्ट टॉपिक। फिर इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं, या दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो वो हेडिंग का नाम होगा। उसके बाद संचारण, इसके बचाव, और विकर्गंधिता क्या होती है, तेल वसा अम्ल होते हैं, तेल वसा जो भी तेल होते हैं हमारे बनते हैं, तो उसमें क्या होती है, धीरे धीरे उसकी सुगंध समाप्त होने लगती है, उसमें आती है गंध आने लगती है, वो क्या हो जाता है, तेल अब उपचयन हो जाता है, तो उसमें गंध आने लगती है। तो उसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और जो चिप्स की पैकेटें आती हैं, उन चिप्स खाते हैं 5 रुपये, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, तो इनके प्रभाव पड़ेंगे हम। तो लिखो दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में उपचयन के अनुप्रयोग के प्रभाव, संचारण। तो बच्चे हमने समझा था, संचारण वो होते हैं जब कोई धातु किसी अम्ल, भारी चीज़ों से या नमी के संपर्क में आ जाती है, तो उसका धीरे धीरे क्या होता है, क्षरण होने लगता है या नष्ट होने लगती धातु, या दूसरी परत जम जाती है, तो कहते हैं संचारण। जब कोई धातु अम्ल और नमी के संपर्क नमी के संपर्क, नमी संपर्क आने के बाद उस धातु का क्षरण या नष्ट होना संचारण कहलाता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आएगी संचारण किसे कहते हैं। अब इसे को रोकने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं इसे रोकने के लिए। सब प्रथम क्या कर सकते हैं, इस पे पेंट कर सकते हैं। जो धातु सरल होती है, जैसे उदाहरण एग्जाम्पल में देखा होगा आपने, लोहे पर काली परत चढ़, चांदी पर लोहे, कॉपर पर लोहे, या काली होती है, लाल होता है, यह लाल भी होती है, लाल पर चढ़ जाती है, काली लाल। लोहे पर हरे रंग की परत चढ़ी, चांदी पे वैसे काली रंग की चढ़ती पर, और वैसे लाल या काली चढ़ जाती, देखा होगा जंग लगाना संचारण कहलाता है। अब इसके बचाव हमें क्या करना चाहिए, बचाव करने के लिए हमें तो बच्चों बचाव के लिए नंबर 1 धातुओं पर पेंट करना, धातुओं पर पेंट करना। धातु पर क्या कर देते हैं हम, पेंट कर देते हैं, दूसरी परत चढ़ा देते हैं, जिससे नमी के संपर्क में नहीं आते, ना ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, तो उससे वो धीरे धीरे सड़न नहीं होता है, उसका नष्ट नहीं होती है पेंट। दूसरा नंबर ग्रीस लगाना,
कोई धातु होती है लोहे निकल की, तो पे क्या करते हैं हम ग्रीस लगा देते हैं, जैसे चाकू इसिया जो होते हैं उस पर क्या करते हैं हम ग्रीस लगा देते हैं, जिससे उसका उस पर जंग नहीं लगती है, तो नष्ट नहीं होते हैं, बहुत देर बाद नष्ट होते हैं, बहुत सालों तक चल जाते हैं। नंबर 3 क्या करते हैं, उस पर जो अधिक क्रियाशील धातु होती हैं उस पर कम क्रियाशील की क्या चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, परत चढ़ाना। तो नंबर 2 क्या करना है, ग्रीस लगाना धातुओं पर, धातुओं पर ग्रीस, हाँ तेल लगाना, ग्रीस लगाना, बात एक ही है। अधिक क्रियाशील धातुओं पर कम क्रियाशील धातुओं की परत चढ़ाना। नंबर 4 होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और जो कम अधिक क्रियाशील, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, जो अधिक क्रियाशील धातु होती है उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा ही परत चढ़ाई जाती है, तो उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नंबर 4, ठीक है। तो ये 4 ही होते हैं हम बचाव कर सकते हैं धातुओं का, उन्हें संरक्षण होने को रोकने के लिए, ठीक है। इसे नोट कीजिए। तो बच्चियों संचरण के बाद आती है अगली हेडिंग, विकृत गंधता। तो विकृत गंधता क्या होता है, जो हमारी गंध होती है, गंध जो स्वाद लेते हैं हम भोजन में, या तेल, भोजन किससे बनते हैं, तेल वसा से बनते हैं, या रिफाइंड होती है, जो आपकी मलेशिया इनसे रिफाइंड ऑयल होता है जो पेड़ों से बनते हैं, जिसे पाम ऑयल तेल कहते हैं। और जो आपके सरसों का तेल हो गया, और जानवर से भी बनते थे, यानी जो वसा से बनते हैं, वसा तेल होते हैं, उसमें धीरे धीरे क्या हो जाता है, उपचयन होने के बाद उसमें गंध स्वाद बेकार हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं हम, प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर उपचयन को अपचयित कर देते हैं, जिससे उसका स्वाद बने रहे, लंबे समय तक तेल चलते रहें, तो इसकी विकृत गंधता आ जाती है। और जो आपके चिप्स विप्स आते हैं, 5 रुपये की नमकीन आती है, तो उसमें गैसें भर देते हैं, कभी देखिए वो गैस है चिप्स में नेक चिप्स होंगे 5 रुपये में, लेकिन गैस तो फुल भरी होगी। तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस प्रभावित कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो निर्वात यानी उपचयन ना हो सके, तो स्वाद चेंज हो जाएगा, बेकार हो जाएगी, खाएगा कौन, एक्सपायर डेट लग रही जाएगी तुरंत उसकी, सालों तक चलते रहते हैं, 2-2 साल, 1-1 साल, तो कंपनी का फ़ायदा होता है। तो देखो बच्चियों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये विकृत गंधता। तेल और वसा के उपचय हो जाने के बाद उसमें स्वाद या गंध का बदलना। तो बच्चों उसमें स्वाद या गंध का बदलना क्या कहलाता है, विकृत गंधता कहलाता है। अब इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसे अपचयन से अपचयित करते हैं, अपचयित, तो उसमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला देते हैं। तो इसका वो होता है प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाने के बाद, क्योंकि उपचयन अवक्रिया क्या होती है, उपचयन अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, हमारे वायुमंडल बाहर होती है। देखो पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन हीलियम सबसे ज़्यादा है, इससे ही तारे सूर्य जितने तारे बने हैं हाइड्रोजन हीलियम से बने। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उसके नंबर 2। अब जब पृथ्वी पे बात करी जाती है तो पृथ्वी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कितनी है, 78%। वो निष्क्रिय गैस है,
उससे क्रिया नहीं करती वो, तो बल्बों में और जो खाने वाली चीज़ें होती हैं प्रति ऑक्सीकारक करने के लिए उसमें डाल देते हैं, यानी भर देते हैं, जिससे बाहर की ऑक्सीजन क्या होती है, क्रिया नहीं कर पाती, जिससे पदार्थ क्या होते हैं, प्रति ऑक्सीकारक नहीं हो पाते, उपचयन नहीं हो पाते, जिससे उसमें स्वाद वैसा ही वैसा बना रहता है और स्वादिष्ट लगने लगते हैं। चिप्स कंपनियों का प्रॉफिट होता है, हमें भी अच्छा लगता है और पॉल्यूशन अलग से फैलाते हैं। तो बच्चों क्या करना चाहिए हमें, तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो एग्जाम्पल इसका है तेल और वसा को, इसे हम बचाव भी कह सकते हैं। जो ज़्यादातर कंपनियां करती हैं तेल और वसा को प्रति ऑक्सीकारक प्रति ऑक्साइड कर देते हैं, जिससे लंबे समय तक चल पाते हैं। नंबर 2, अब जो चिप्स वाली पैकेटें होती हैं, चिप्स जो पैकेट आती है पन्नी पॉलीथिन में, तो उसमें अब उसमें ऑक्सीकारक तो करेंगे नहीं, उसमें एक निष्क्रिय गैस प्रभावित करती है नाइट्रोजन, वो किससे क्रिया नहीं करती है, अंदर गैस भरी होती है उससे क्रिया नहीं करती है, तो उसमें निर्वात बन जाता है। तो इसमें बहुत से पदार्थ क्या होती है, भारी ऑक्सीजन और दबाव भी नहीं लगती है और बड़ा भी दिखाई देती है, एकदम साइज में बड़े लोग भी खरीद लेते हैं, इसमें ज़्यादा होंगे लेकिन लगते कम है चिप्स। ठीक है, नमकीन हो गई, बहुत चीज़ें हैं खाने वाली जो बंद आती हैं अपने। तो नंबर 2 क्या है, चिप्स और बंद पॉलीथिन में बंद खाना नहीं भोजन में नाइट्रोजन गैस प्रवाहित कर देते हैं, जिससे प्रति ऑक्सीकारक का कार्य करती है। जिससे प्रति ऑक्सीकारक का कार्य करती है, इसी लंबे समय तक हमारे जो खाना होते हैं एक्सपायर नहीं होते, कंपनियों का प्रॉफिट होता है, हम भी खा लेते कहीं जाके 5 रुपये 10 रुपये, तो पॉल्यूशन भी फैलाते हैं। पॉल्यूशन कम से कम कीजिए, कम से कम खाइए बंद चिप्स वाले। ये रंगीने जो हमारी जो पॉलीथीन होती है ये सबसे ज़्यादा ये रिसाइकिल नहीं हो सकती रंगीन पॉलीथीन, इसीलिए जो बाहरी की जो बेस खुली चीज़ें होती हैं कागज़ पे लीजिए खा लीजिए, जैसे भेलपुरी और चीज़ खुली आती हैं, खुले कुरकुरे आते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण का भी हम बचाव करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी नष्ट हुई, पर्यावरण खराब हुआ, हमारे बहुत से हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे, हजारों हानिकारक। इससे अगले आगे 15वां चैप्टर आएगा पर्यावरण, उसके बारे में उसमें बताएंगे कैसे पढ़ते हैं। तो इसे नोट कीजिए, आपको ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर आएगा आपका आएगा अम्ल, क्षार और लवण, तो इसके बारे में पढ़ के आइए, हम कराते हैं अगले दिन। इसे नोट कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, विशेष रूप से आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।